नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद फाइनली कंपनी ने टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो किस तरीके से मैंने एंट्री लिया था और किस तरीके से टारगेट मैंने मार्किंग किया था, वो मैं आपके साथ शेयर बहुत बार वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और उसके पीछे रीज़न भी है। वो रीज़न के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आप देखिए यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़, यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ क्या क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आने वाला था। फाइनली रिज़ल्ट आ चुके हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट 293 करोड़ देखने को मिला और एनआईआई एट 269। इसका मतलब कंपनी का 293 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिले। तो पिछले बार कितना प्रॉफिट हुआ था? अगर मैं प्रॉफिट के बारे में चर्चा करूँ क्वार्टरली रिजल्ट के, तो पिछले बार जो प्रॉफिट हुआ था आप देखेंगे सेल्स 414 था, उसके बाद 108 बना, उसके बाद 414 फिर से 414 बना। तो कंपनी की जो सेल्स है वो की रेंज के अंदर-अंदर है और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा है और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% कम हुआ। तब एक क्वेश्चन आएगा, सर 50% प्रॉफिट कम हुआ फिर भी शेयर में क्यों जंप देखने को मिला? क्योंकि देखिए कंपनी को जो प्रॉफिट मिला है, ये कोई बिज़नेस करके नहीं, कंपनी के जो पैसा इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे से कंपनी का डिविडेंड इनकम से ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट होगा, अभी तक बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका देखने को मिलेगा। अगर इसी बेसिस में एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए एफएस और डीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट में आप ये भी देखेंगे, तो कंपनी के बैलेंस शीट देखिए रिज़र्व लगातार एक इंक्रीजिंग मूवमेंट में है और कर्ज़े को कंपनी ज़ीरो कर चुके हैं। अभी ये देखना है कि दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया, तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का कर्ज़े को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट किए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया था और मैंने इसके ऊपर जहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ, ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पे फास्ट रेजिस्टेंस बना और उसके बाद देखिए नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट फास्ट सपोर्ट बना। उसके बाद देखिए यहाँ से धीरे-धीरे करके फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस 2 बना और धीरे-धीरे करके वो नीचे भी रीटेस्ट किया और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सपोर्ट 2 बना। तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 जब भी बन चुके हैं, सपोर्ट 2 में फिर से एंटी बना, यहाँ पे एक्चुअली एंटी बना और एंटी बनने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि रेजिस्टेंस 3 में मेरा टारगेट होगा। तो देखिए बहुत बार देखिए ऊपर गया, नीचे आए, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना, उसको ब्रेकआउट किया और मैंने तब भी बताया कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर गया फिर से नीचे आए, फिर से देखिए ऊपर। तो मार्केट इसी तरीके से चलते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर डायरेक्टली टारगेट क्यों नहीं होता? देखिए डायरेक्टली टारगेट नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट को बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ता है। तो इसी कारण की वजह से वो इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था? हायर हाई बन रहा था। मतलब एक लेवल हाई लेवल का ग्रोथ हो रहा था। अभी देखिए एक बड़ा-सा एंटी लेवल होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना? एक बिग कप कंप्लीट हुआ। अभी मुझे एक शोल्डर छोटा-सा कंप्लीट देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और इस तरीके से चार्ट पैटर्न को अगर सीख कर काम करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इस कंपनी के ऊपर जब से मोनोपोली बिज़नेस खत्म होने का अपडेट आया, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ था। मगर वो प्रेशराइज़ खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका था कि मोनोपोली खत्म हो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट था। परफॉर्मेंस कितना बेस्ट था, आपको मैं दिखा दूँ। देखिए कंपनी के देखिए सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिला। कंटीन्यूअसली सेल्स मेंटेन करा, एक्सपेंस को कंट्रोल करा और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 47 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 83 करोड़, ऑलमोस्ट डबल के आसपास, वो भी लास्ट 3 ईयर्स में। कहने का मतलब है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है। तो इस ग्रोथ के कारण यहाँ पे आप बैलेंस शीट भी देखेंगे, तो रिज़र्व भी लगातार बढ़ता चला गया और कंपनी का बोरिंग्स ना के बराबर है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। 12 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला और उसी बेसिस में एज़ ए इन्वेस्टर
प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अगर सोचिए कंपनी बेकार होता, कंपनी अगर खराब होता, क्या इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन निवेश करके कंटिन्यू करते? बिल्कुल नहीं। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी का जो परसेंटेज है, दिसंबर मंथ का मैं इंतज़ार कर रहा था कब डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। फाइनली दिसंबर मंथ में भी देखिए अच्छा खासा बाइंग हुआ और इस अच्छा खासा बाइंग होने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। यहाँ पे देखिए किस तरीके से रिकवरी किया और यू टर्न लिया और मैंने ट्रेड इसीलिए लिया था, यहाँ पे इस जगह पे मेरा एंट्री इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था। अभी रेंज ट्रेड किस तरीके से बना, अब ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली क्या बना, बाइंग ट्रेड बना। कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड बना और जब भी इस तरीके से बाइंग ट्रेड बनेगा तो आपको अपर साइड और लोअर साइड को मार्किंग करना है। तो अपर साइड और लोअर सर्किट को मार्किंग करने के बाद आपको ये देखना है कि जो एंट्री बना है क्या वह 200 डेज के नीचे बना। अगर 200 डेज के नीचे बना तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। इसीलिए देखिए जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा, ऊपर लेवल तक टारगेट रहेगा। फाइनली यहाँ पे एंट्री बना और धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है और धीरे धीरे करके वो कहाँ पे, यहाँ तक टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो इजी तरीके से टारगेट को यहाँ पे क्या किया, अचीव किया। तो टाइम लगा, मैं मान लेता हूँ 180 दिन लगा, एटलीस्ट 6 मंथ लगा। 6 मंथ में 21% का रिटर्न मिलना कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बाकी आप जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करेंगे, उसी बेसिस पे काम करिए। देखिए फिलहाल के लिए मेरा एक बड़ा-सा फिर से एक एंट्री लेवल होने वाला है। एक कब बना और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। तो इस पैटर्न्स को ज़रूर फ़ॉलो अप करिए, इस पैटर्न्स को ओमिट मत करिएगा। इस पैटर्न को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो आईईएक्स के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। सबसे पहले इन्फोसिस के ऊपर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँगा। ध्यान दीजिएगा कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, अगर मैं दिसंबर क्वार्टर को देखूँ तो 2021 में 31,800 था, 2022 में 38,300 था, इस बार 38,800 बना। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी शानदार तरीके से काम किया। अगर मैं क्वार्टर बेसिस बात करूँ, देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को ब्रेक कर दिया। मगर क्वार्टर बेसिस में जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को कंपनी ब्रेक नहीं कर पाए। क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कंपनी का जो सेल्स हुआ था 38,994 और यहाँ पे देखिए वो सेल्स कम होकर 38,800 बन चुके हैं। तो इसका मतलब जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो चुका है। तो इसी के कारण कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेनेंस के और उस बेसिस में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए बढ़ा दिया है। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हुआ क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। कोई बात नहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला और ये अच्छा खासा रिजल्ट आने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। किस तरीके से जंप हुआ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रिजल्ट एक गैप अप में ओपन हुआ, एक शांत तरीके से पैटर्न को कंप्लीट किए। देखिए फाइनली जो पहले मेरा जो एंट्री था इस लेवल में और टारगेट यहाँ पे था, वो तो टारगेट हो चुके हैं फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम फिर से मैं एंट्री लेने वाला हूँ। वो कहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या बना? एक बिग कप बना। उसके बाद एक क्या बना? यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मुझे चाहिए इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग। तो क्लोजिंग हो चुके हैं, इसके ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ और अगर करेक्शन हो तो भी मैं एंट्री लूँगा क्योंकि एक सस्ते दामों में शेयर को मिलेगा। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो टारगेट तक अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक बने तो 27-6% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है और वो कहाँ तक बन सकते हैं 2208 के आसपास। इस लेवल तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। मेरा जो ट्रेड है खुद का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है, काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से और आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली मेरे ट्रेड देखकर काम मत करिए क्योंकि मेरे खुद के अलग ओपिनियन है, आपके अलग ओपिनियन होना चाहिए। हाँ, आप सीखने के लिए आए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इन्फोसिस के ऊपर ट्रेड लेने के पीछे और एक कारण है, कंपनीज़ के ऊपर देखिए ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन जो है एफआईएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया। डीएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया और पब्लिक ने क्या किया, उस स्टेक को बेचा। तो इंस्टीट्यूशन कंटीन्यूअसली इसको होल्डिंग को बढ़ा रहा है। क्यों ना बढ़ाए? कंपनी इतना शानदार जो काम कर रहा है, सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सीएजीआर का रिटर्न, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ये सारे पॉइंट्स को आपको मेजर करना होगा, सारे पॉइंट्स को आपको देखना होगा, किस तरीके से आप
काम इस बेसिस में कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। 2 वीकनेस पॉइंट है, एक है डेप्थ ज़्यादा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास प्रोमोटर के पास प्लेजिंग ज़्यादा है। 50% होल्डिंग को प्लेजिंग रखा। तो ये दोनों वीकनेस पॉइंट है क्योंकि इस दोनों वीकनेस पॉइंट के कारण शेयर में कभी न कभी करेक्शन भी हो सकते हैं। अगर कंपनी के सेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। कंपनी 18 ऑफ जनवरी आपको 1 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।